कि 24 के लिए 24 घंटा सोचिए, 24 घंटा विचार कीजिए, क्योंकि 24 का चुनाव हिंदुस्तान को बचाने का चुनाव होने जा रहा है और हस्तिनापुर बचेगा तभी पाटलिपुत्रा भी दमकेगा। सबसे ज्यादा जहां पर रोजगार मिलता था वो रेलवे था, उसको बंद कर दिया बहालियों को। उसके बाद सेना था, उसमें अग्निपथ ला दिया। के ऊपर अग्निपथ स्कीम में जो लोग भी आंदोलन कर रहे थे उन सब से हर तरह का केस बिना शर्त वापस ले लिया जाए। यह था कि अग्निपथ स्कीम गलत है और इस स्कीम के विरोध में नौजवानों को आंदोलन को हम समर्थन दिए थे और हमने बिहार बंद का कॉल दिया था। तरीके से रोजगार का मसला है, कई सारी बहालियां जो लंबित पड़ी हुई थी उसमें कुछ सुगबुगाहट आई है और हम तो चाहते हैं कि रोजगार जो है वो इस समय का सबसे बड़ा संकट है और बिहार सरकार अगर चाह भी ले तो चूंकि केंद्र की नीति अलग है, केंद्रीय सरकार की जो नीति है वो अलग है। सबसे ज्यादा जहां पर रोजगार मिलता था वो रेलवे था, उसको बंद कर दिया बहालियों को। उसके बाद सेना था, उसमें अग्निपथ ला दिया और अग्निपथ आने के बाद हमारे ही इलाके में क्या हुआ, नौजवान कैसे प्रदर्शन करने लगे और युवाओं के ऊपर किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उनको किस तरीके से मुकदमा उनके ऊपर दायर किया। हम तो कह रहे हैं कि हिंसा की जगह जरूरत नहीं थी, लेकिन जो बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर जो आक्रोश था कि देश की सुरक्षा को सरकार ने दांव पर लगा दिया, तो हम मानते हैं कि उनका आंदोलन जायज था और पूरा महागठबंधन उस समय उस आंदोलन के साथ था। तो हम माननीय मंत्री जी से ये भी निवेदन करेंगे कि कैबिनेट में इस बात पर बातचीत हो कि अग्निपथ स्कीम के चलते समूचे बिहार में जिन नौजवानों के ऊपर तब की एनडीए सरकार ने, भाजपा और जदयू ने जो केस दर्ज किए और हजारों लोग अभी जेल में हैं, युवा लोग 18 साल से जो कम थे वो तो निकल गए जुवेनाइल कोर्ट से, लेकिन जो 18 प्लस थे, जो 21-22 साल के बच्चे हैं, उसमें से हजारों लोग जेल के अंदर बंद हैं। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इन सारे बच्चों के ऊपर अग्निपथ स्कीम में जो लोग भी आंदोलन कर रहे थे उन सब से हर तरह का केस बिना शर्त वापस ले लिया जाए। ये हम क्योंकि आप सबको याद होगा हम लोग विभिन्न बाजार पालीगंज में भी आंदोलन किए थे। उस समय महागठबंधन ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, भाकपा माले ने, कांग्रेस ने, तमाम पार्टियों ने मिल करके ये निर्णय लिया था कि अग्निपथ स्कीम गलत है और इस स्कीम के विरोध में नौजवानों को आंदोलन को हम समर्थन दिए थे और हमने बिहार बंद का कॉल दिया था। तो इसीलिए 24 की जो तैयारी है और 24 की लड़ाई ही असल लड़ाई है, वही हस्तिनापुर की लड़ाई है और हस्तिनापुर बचेगा तभी पाटलिपुत्रा भी दमकेगा, आगे बढ़ेगा। तो हस्तिनापुर को बचा लेना है और इसीलिए हम तो सब लोगों से कहेंगे कि 24 के लिए 24 घंटा सोचिए, 24 घंटा विचार कीजिए, क्योंकि 24 का चुनाव हिंदुस्तान को बचाने का चुनाव होने जा रहा है। हिंदुस्तान बचेगा कि नहीं बचेगा, यहां पर जो लोग कोर्ट में जाकर के न्याय की मांग करेंगे, क्या कोर्ट उन्हीं को सजा दे देगी? जैसे हुआ अभी गुजरात के केस में जो हुआ, ऐसे कई लोग गिरफ्तार हो जा रहे हैं जो लोग कोर्ट के पास जाकर के न्याय मांग रहे हैं। तो ये नए संकट का दौर है। आज मन की बात हम लोग रास्ते में जब आ रहे थे तो गाड़ी में विविध भारती बजाते रहते हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री के मन की बात आ रही थी। 45 मिनट आप मन की बात सुन लीजिए, एक बात अगर काम का होगा, एक बात अगर जनता के मन का बात होगा, तब मेरा नाम बदल दीजिएगा। कुछ सवाल ही नहीं उठता है। जनता कहीं चल रही है और सरकार कुछ और कह रही है। 8 साल से हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, पूरे बिहार में भाजपा नेताओं का मुंह खुलता है इस पर कि 8 साल के भीतर प्रधानमंत्री ने कभी किसी सवाल का जवाब मीडिया को क्यों नहीं दिया, आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। तो जब जवाबदेही नहीं है, जब आपको हर बात एक तरफा करना है, जब टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ करके एजेंडा को बक देना है कहीं पे मंच में जाकर के, तो देश के अंदर लोकतंत्र कहां बचेगा, जनता के सवाल कहां बचेंगे। अभी बगल के राज्य में उत्तर प्रदेश में
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आप देखिए कि वहां पे करीब 10 दिन से वहां के जो छात्र हैं, वहां पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो लोग फीस वृद्धि के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और छोटा मोटा फीस बढ़ोतरी नहीं की गई। 400% सारे लगभग कॉलेज में मोदी सरकार ने फीस बढ़ा दिया। नया कानून आ गया है, नई शिक्षा नीति, और छात्र जीवन में कॉलेज में तो हम लोग एक गाना गाते थे कि नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, मंत्री जी का बेटा पढ़ने जाए देहरादून, कि बाकी लोग चलावे भैंस, की बाकी लोग चलावे। तो नई शिक्षा नीति में यही चल रहा है, स्कूल कॉलेजों की बंदी। जिस जगह पे फीस 4,000 रुपए था उसको 12,000 कर देंगे, 16,000 कर देंगे एक बार में, और ये एक साथ सब पर लागू हो जाएगा। जो 3rd ईयर का बच्चा है और अचानक से बढ़ा हुआ फीस देने में सक्षम नहीं है, उसको कहा जा रहा है कि आप जाइए, पढ़ाई छोड़ दीजिए। तो गरीब गुरबे, दलित पिछड़े के बच्चे जो पहली पीढ़ी विश्वविद्यालय के अंदर गई, जिनके परिवार में पहले से कोई और नहीं पढ़ा था, उन गरीबों के बच्चों के हाथ से किसी तरीके से शिक्षा छीन लेना है, ये सरकार चाहती है। और आप कहने की जरूरत तो नहीं है, एक से एक संविधान विरोधी कानून देश में आए। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे बात चल रही थी। एक संविधान के खिलाफ लिया हुआ फैसला पिछले 3-4 साल से जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट में दबा के रखा गया था, इस पर सुनवाई नहीं होने दे रहा था। तो खैर, अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम लोग देखेंगे। बाकी बहुत सारी बातें कहने को है, लेकिन आज मौका अलग है। मंत्री जी से 2 निवेदन हम और करेंगे खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित। एक तो बिहार में हम लोग जानते हैं कि रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र जो है गरीबों के लिए, वो बालू है। बालू में मजदूरी करना, उसी बालू से निर्माण के काम में लगना, बीच में कोई छुटका दुकान खोल लेना, कोई फुटकर दुकान रहना, होलसेलर खोलना। तो ये जो एक सिलसिला बिहार में है, हमने पिछले साल भी विधानसभा के अंदर इस बात को कहा था कि एक प्रॉपर नीति बन जाए सरकार की तरफ से, और नई सरकार में निश्चित तौर से बनेगी। एक नीति बन जाए कि बालू खनन से लेकर के और ग्राहक तक, उपभोक्ता तक उसका चैनल कैसे चलेगा, और उस चैनल में जो रोजगार की गुंजाइश बालू के अंदर है वो कैसे सुरक्षित रह पाए, इसके लिए एक नीति प्रॉपर हम लोग का बने। एक तो हम ये चाहते हैं, और दूसरा है उसी से जुड़ा हुआ है, जैसे देश में एक कानून है कि कोई भी उद्योग होगा, कोई भी कारखाना होगा, तो उस कारखाने के आसपास के जो गांव होंगे वहां का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की सड़क का समस्या, वहां का बाकी जो लोकल समस्या है, पेयजल का समस्या, ये उस कारखाने को देखना पड़ता है। तो बालू तो बिहार में एक तरह का उद्योग ही है। हम तो देखते हैं कि सोन के किनारे जितने हमारे गांव हैं, उन सब गांव की जो सड़कें हैं वो बालू के चलते टूट जाती है। तो ये सरकार की तरफ से इस तरह का एक पॉलिसी बने, उसको उसकी जिम्मेदारी भी वहां का जो खनन का जो डिपार्टमेंट है वो उसकी जिम्मेदारी ले। नहीं तो वैसे जो गांव है वहां पे सिर्फ धूल धक्कर, बालू तो खूब निकल रहा है, लेकिन गांव का विकास रुका हुआ रहता है। तो उस पर भी एक नीतिगत फैसला हम लोग को लेना चाहिए। उस गांव के सड़कों का मेंटेनेंस कैसे होगा, वहां के बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, एक ओवरऑल उसका पर्सपेक्टिव सरकार के संज्ञान में रहे। और माननीय मंत्री जी निश्चित तौर से इसको करेंगे, हम लोग इस पर और बातचीत करेंगे, सदन में भी इस पर बात होगी। तो इतना ही कह करके हम दोबारा से पालीगंज की धरती पर, दुल्हिन बाजार के इस ऐतिहासिक और पवित्र धरती पर मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं।